अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 9B को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 9B बेस करती है पाई चार्ट्स एंड लाइन ग्राफ पे। पाई चार्ट और लाइन ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में जो कॉन्सेप्ट की वीडियो वहाँ भी बात कर चुके हैं, और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व भी कर चुके हैं कि पाई चार्ट और लाइन ग्राफ बेसिकली डिस्प्ले ऑफ डाटा है। जैसे हमने स्टैट्स के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास 4 जो बेसिक्स हैं, यानी कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्प्ले, देन इंटरप्रिटेशन। तो डिस्प्ले के अंदर हमने पहले पिक्टोग्राम और बार ग्राफ की बात की, फिर अब हम पाई चार्ट और लाइन ग्राफ को पढ़ रहे हैं कि इसमें भी डाटा हमने उसी तरह डिस्प्ले करना है। जस्ट इसका यूजेज क्या है कि पाई चार्ट के अंदर आप कंपैरिजन डाटा का कर सकते हैं, और लाइन ग्राफ जो है बेसिकली राइजिंग और फॉलिंग ट्रेंड बताता है आपको किसी भी सेट ऑफ डाटा का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो वो तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अगर आप डिटेल में देख चुके हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया है, फिर तो आगे सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो सॉल्व कर लें, पहले आप वो देख लें वीडियो, ताकि आपके आगे कंटिन्यू करना आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन अ स्कूल। के सामने आपके एक पाई चार्ट ड्रॉ हुआ है। इसमें कहता है कि एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स और टीचर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो आपको बना के दिखा दी गई है। यही शुरू में मैंने बात भी की थी, जब कॉन्सेप्ट की बात की थी, कि या तो आपको एंगल्स बताए जाएंगे और आपको खुद से पाई चार्ट ड्रॉ करना होगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि आपको पाई चार्ट बना के दे दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। तो यहाँ पे ज़रा देखें पाई चार्ट के अंदर मेल स्टूडेंट्स का एंगल क्या है, 240 डिग्री। यानी एक जो सर्कल है वो किसको शो करता है, टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो एक स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट और टीचर्स हैं वो इस सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब इस कंप्लीट सर्कल में, यानी कंप्लीट स्कूल के अंदर 240 डिग्री, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ किसकी है, मेल स्टूडेंट्स की। फिर ये जो आपका बीच में कॉलम है ये टीचर्स का, इसका हमें एंगल नहीं पता। और ये जो ऑरेंज हमारे पास सेक्टर है ये हमारे पास किस चीज़ का है, फीमेल स्टूडेंट्स का। अब इस पाई चार्ट को समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी तरफ मूव करते हैं। 3 पार्ट्स हैं, मैंने यहाँ फर्स्ट पार्ट पेस्ट कर दिया है। इफ़ देर आर 5 टाइम्स एज मैनी female students as teachers in the school, find the angle of sector that represent the number of teachers in the school। तो कहा यह जा रहा है कि अगर जो आपके फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो 5 टाइम्स हों किस चीज़ के, टीचर्स के। यानी आपको पता टीचर्स का भी नहीं है ना आपको फीमेल स्टूडेंट्स का पता है, लेकिन आपसे एक रिलेशन बनाया जा रहा है कि अगर आपको टीचर्स की स्ट्रेंथ पता हो या टीचर्स के बारे में अगर आप कोई नॉलेज रखते हो तो उनका 5 टाइम्स होंगे फीमेल स्टूडेंट्स। अब आपसे फिर पूछ रहा है अगर ये ऐसा एक उनका रिलेशनशिप हो, वो फिर आप बताएं कि आपके पास जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं उनके लिए वो जो सेक्टर बनाया गया है इसमें एंगल क्या होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो एंगल बनता है ये आपसे पूछा गया है कि एंगल कितना होगा। अब इसके जब सोल्यूशन में आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसी को हमने यूज़ करना होता है। लेट एंगल ऑफ टीचर्स इज इक्वल टू x डिग्री। अब नहीं पता ना हमें, तो जो चीज़ अननोन उसको हम क्या करते होते हैं, लेट कर लेते हैं। अब अगर टीचर्स का एंगल x डिग्री होगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 टाइम्स एज मैनी फीमेल स्टूडेंट्स एज टीचर्स इन द स्कूल। तो इसका मतलब है ये फीमेल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 5x। यही मतलब हो ना 5 टाइम्स का, कि अगर ये x है, हमने खुद लेट किया, तो फीमेल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 5x। देन एंगल ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 5x। और मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि ये 5 टाइम्स था टीचर्स के, और टीचर्स को हमने x कह दिया, दैट मीन फीमेल स्टूडेंट्स हमारे 5x हो जाएंगे। अब ज़रा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर ये वाला एंगल मैंने x कहा, ये वाला 5x है, और ये कंप्लीट एंगल 240 है, तो एक सर्कल के अंदर इस पॉइंट पे कितना एंगल होता है ओवरऑल, 360। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि फीमेल स्टूडेंट्स प्लस टीचर्स प्लस मेल स्टूडेंट्स इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो मैं क्या लिखूँगा, यानी 5x जो कि हैं फीमेल स्टूडेंट्स प्लस x जो कि हैं टीचर्स प्लस 240 डिग्री जो कि हैं मेल स्टूडेंट्स, इन सब का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। और इसकी रीज़न क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये एंगल्स एट अ पॉइंट, यानी जो सेंटर पॉइंट होता है सर्कल के अंदर, एक पॉइंट के इर्द गिर्द 360 डिग्री एंगल होता है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है। अब x प्लस 5x कितना बन जाएगा, 6x। ये 240 जो यहाँ पे प्लस हो रहा है वहाँ के क्या हो जाएगा, 360 से माइनस, 360 माइनस 240 डिग्री। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ। बेसिकली क्या इक्वेशन बन जाएगी कि 6x इज इक्वल टू 360 में से 240 माइनस कर लें, 120 आता है, लेकिन यहाँ चले आपने डिवीजन भी करनी है तो मैं दिखा देता हूँ, 360 माइनस 240 इज इक्वल टू 120। अब ये 6 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 6,
120 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20, और x क्या था, एंगल था, तो वो 20 डिग्री के अंदर आएगा, और यही आपका आंसर है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये आंसर है, बिकॉज आपसे क्या पूछा गया था, दोबारा ज़रा क्वेश्चन देखें। फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। क्या आप बताएं टीचर्स का एंगल कितना होगा, तो बताएं टीचर्स को मैंने शुरू में क्या कहा था, क्या लेट किया था, x, तो x की वैल्यू आई है, दैट मीन आप यहाँ पे इसको रेज करके आप लिख सकते हैं अपने पास कि ये जो एंगल है ये कितना है, 20 डिग्री, ये जो आपका टीचर्स का। और यहीं से एक बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये फीमेल का क्या था, 5 टाइम्स, तो दैट मीन 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 100, तो ये वाला एंगल कितना है, 100 डिग्री। तो 240 प्लस 20 260, 260 प्लस 100 360, तो एक सर्कल का एंगल भी कंप्लीट हो गया। आपके पास फीमेल स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं उनका एंगल भी आ गया, मेरे तो आपको ऑलरेडी पता था। तो ये आपको जो इक्वेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, उस गिवन इन्फॉर्मेशन से आपने ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया और फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। अब मैं यहीं पे बी पार्ट पेश करता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, बी पार्ट देखें। इफ़ देयर आर 45 टीचर्स इन द स्कूल, यानी अब वो खुद कह रहा है कि मैं आपको नंबर जस्ट खुद से बता रहा हूँ, एंगल की फॉर्म में नहीं बल्कि नंबर ऑफ टीचर्स। इफ़ देयर आर 45 टीचर्स इन द स्कूल, फर्स्ट पार्ट है बी का कि फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो बी का जो फर्स्ट पार्ट है इसका सोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा इजी है आपके पास। क्यों इजी है कि अगर आपने अभी जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था कि अगर टीचर्स जो हैं वो x हैं तो फीमेल स्टूडेंट्स 5x हैं, उसका 5 टाइम्स है, क्योंकि सेम क्वेश्चन चल रहा है, सेम इन्फॉर्मेशन है, तो वही बात यहाँ भी अप्लाई हो सकती है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 45 टीचर्स हैं तो स्टूडेंट्स क्या थे उसके 5 टाइम्स, तो 5 मल्टीप्लाई 45, 45 5,000 225 होता है, यहाँ पे चेक भी कर लें, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 225। ये आपके पास आंसर आ गया फीमेल स्टूडेंट का। बहुत ज़्यादा सिंपल था कि अगर जितने आपके पास टीचर्स होंगे उनका 5 टाइम्स जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ये तो आप फर्स्ट पार्ट से बात करते आ रहे हैं, आपने एंगल भी फाइंड किया तो आपने सिंपली अप्लाई कर दिया। अब आते हैं जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकंड पार्ट के, फाइंड द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बी का जो सेकंड पार्ट जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जस्ट नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। अब इसके लिए फार्मूला हमने क्या अप्लाई करना है, यानी सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं हम, और नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने। अब देखें क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया कि 45 टीचर्स हैं आपके पास, और 45 टीचर्स जो हैं वो एंगल की फॉर्म में कितने हैं, 20 डिग्री। अब आपको नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स का एंगल तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि 1 डिग्री कितने स्टूडेंट्स को मतलब शो कर रहा है, या 1 डिग्री यहाँ पे जब हम एंगल बनाते हैं तो 1 डिग्री का मतलब कितने टीचर्स है, या कितने फीमेल स्टूडेंट्स है, या कितने मेल स्टूडेंट्स हैं। हमें तो एंगल पता है ना, 100 डिग्री या 20 डिग्री या 240 डिग्री। अब दो इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी हैं कि फीमेल स्टूडेंट जो हैं वो अभी आपने फाइंड की 225, और जो टीचर्स हैं वो आपके पास हैं 45, दो इनका तो आपके पास आ चुका है इन्फॉर्मेशन। अब आप क्या करेंगे कि आप ये देखें कि 1 डिग्री जो है ये कितने नंबर ऑफ टीचर्स, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स के इक्वल है, वो कैसे फाइंड होगा। जो एंगल आपको पता है मेल स्टूडेंट्स का वो कितना है 240, वो लिखें यहाँ पे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीचर्स का एंगल क्या था 20 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टीचर्स खुद कितने थे 45। ये बात मैं क्या कर रहा हूँ, इसका दूसरा भी एक मेथड है कि आप सिंपली पहले इसको डिवाइड करके ये निकालें कि 1 डिग्री कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल है, वो भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ से भी आप इसको सिंपली जब सॉल्व करेंगे तो 240 डिग्री जो कि मेल स्टूडेंट्स का एंगल था, डिवाइडेड बाय 20 डिग्री जो कि टीचर्स का एंगल है, मल्टीप्लाई बाय 45, तो आपके पास आ जाएगा 540 जो कि हैं नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया, इसको आप लिख भी सकते हैं 540 मेल स्टूडेंट्स। यही बात दूसरी तरह से कैसे सॉल्व हो सकती थी कि आपके पास, आपने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें आपने ये देखा होगा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 बनता है या 2 में आपने ऐसा किया था, जब जैम और चॉकलेट फ्लेवर देखा था वहाँ भी, उसके बाद भी आपने क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई की थी कि अगर आपको 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 20, यानी टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो टीचर्स 2 तरह से आपको उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अगर एंगल में बात करें तो 20 डिग्री, और नंबर ऑफ पर्सन्स की बात करें तो 45। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को अगर डिवाइड कर लूँ तो 1 डिग्री कितने के इक्वल आ जाएगा, 1 डिग्री एंगल जो है ये इक्वल होगा 45 बाय 20 करें तो 45 बाय 20 का मतलब क्या है, 45 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 2.25%।
यानी एक डिग्री जो है ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2.25% को। जो मैंने पहले मेथड किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिंपली मेल स्टूडेंट्स का एंगल डिवाइड बाय टीचर्स का एंगल मल्टीप्लाई 45। एक ये तरीका भी है कि पहले आप ये देख लें कि जो एंगल बना हुआ है यानी 1 डिग्री एंगल जो है ये कितने नंबर ऑफ पर्सन को शो कर रहा है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि 45 टीचर्स हैं नंबर ऑफ पर्सनस के अंदर और 20 डिग्री उनका एंगल है। अगर आप दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास ये आ जाएगा कि एक डिग्री जो है बेसिकली 2.25% को शो कर रहा है। अब आपके पास एंगल है मेल स्टूडेंट्स का, तो आप सिंपली लिख लेंगे मेल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना एंगल है इसका 240 डिग्री मल्टीप्लाई एक डिग्री कितने पर्सन के इक्वल है 2.25। ये भी आपने फाइंड किया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉरी इक्वल का साइन आएगा, तो आप क्या लिखेंगे 2.25 जो आया हुआ है इसको जो मेल स्टूडेंट्स का एंगल है 240 उससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है 540। ये भी बिल्कुल सेम है जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में। अब जिसको ये समझ आ रहा है वो ये कर सकता है, जिसको जो फर्स्ट पार्ट था जो मेथड था वो समझ था वो कर ले। लेकिन सिंपल ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा या हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। ये था बी पार्ट, दोनों हमने काफ़ी डिटेल के अंदर इसके जो पार्ट्स थे वो सॉल्व कर लिए, फर्स्ट बी और सेकंड जो बी पार्ट के आगे फर्दर पार्ट्स थे। अब हम सी पार्ट में देखते हैं कि इसी पाई चार्ट के मुताबिक हमसे क्या चीज़ पूछी गई है। सी पार्ट देखें, इफ 2/3 ऑफ द टीचर्स आर विमेन एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल स्कूल पॉपुलेशन। यहाँ 2 से 3 बातें एक साथ की जा रही हैं, पहले जरा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। कहता है अगर टीचर्स जो मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ लिखा था नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं 45, नंबर ऑफ कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं 225, और ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें कितने हैं मेल स्टूडेंट्स 540। ये हम सॉल्व कर चुके हैं, जो चीज़ें मैंने सॉल्व की वो यहाँ लिख दी हैं बिकॉज हम इन्हीं को यूज़ करेंगे आगे। कहता है अगर इन टीचर्स में से यानी 45 टीचर्स में से 2/3 जो हैं वो फीमेल हैं मतलब विमेन हैं। अब 2/3 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पास ये नोट डाउन करेंगे, जब सोल्यूशन के अंदर हम आएंगे तो 45 टीचर्स में से 2/3 हमने निकालने हैं जो कि फीमेल्स हैं। फिर कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द स्कूल। अब पूरे स्कूल में फीमेल्स कौन होंगी, टीचर्स जो फीमेल टीचर्स हैं प्लस फीमेल स्टूडेंट्स। तो कहता है फीमेल दोनों को ऐड कर लें यानी फीमेल स्टूडेंट्स को और फीमेल टीचर्स को, और फिर इनकी परसेंटेज फाइंड करें कहाँ से, टोटल स्कूल पॉपुलेशन। जैसे 3 से 4 चीज़ें आपको डिफरेंट पता होंगी, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब सोल्यूशन के अंदर आप आएंगे पहले तो ये देखें कि 2/3 टीचर्स का क्या मतलब है, 2/3 ऑफ द टीचर्स। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2/3 फाइंड करना है आपने किसका, नंबर ऑफ टीचर्स का। वो कितने थे 45, याद रखें 1/4 कहा जाए 2/3 कहा जाए 1/3 आ जाए किसी भी जगह तो उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1/3 ऑफ अ रूम। तो उसका मतलब यह है कि आप रूम का 1/3 पोर्शन फाइंड आउट कर लें, किसी नंबर का होगा तो वो भी हम इस तरह 1/3 मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ कटिंग हो सकती है, बहुत सिंपल है, नहीं तो आप सिंपली इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कटिंग कर लें, 3 1s are 3, 1 कैरी 3 5s are 15, और 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 30 फीमेल टीचर्स। यानी 45 में से कितनी टीचर्स फीमेल हैं 30। ये आपने फाइंड किया इस 2/3 जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके थ्रू। अब आपके पास फीमेल टीचर्स तो आ गई, अगली बात क्या पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं ओवरऑल पूरे स्कूल के अंदर। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फीमेल्स इन स्कूल, के पूरे स्कूल के अंदर फीमेल जो हैं वो स्टूडेंट्स टीचर्स मिला के, तो स्टूडेंट थी 225 फीमेल स्टूडेंट्स प्लस 30 फीमेल टीचर्स हो गई। तो 225 प्लस 30 कितना हो जाएगा 255। तो ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें 255 फीमेल्स। अब इसमें फीमेल्स में सारी आ गई, मतलब आपके पास टीचर्स भी आ गई और स्टूडेंट्स भी आ गई, तो 2 बातें आ गई। अब तीसरी बात क्या पता होनी चाहिए कि टोटल स्कूल पॉपुलेशन क्या है, टोटल स्कूल पॉपुलेशन वो कैसे मिलेगी आपको, टोटल स्कूल पॉपुलेशन 540 तो मेल स्टूडेंट्स थे, 45 टीचर्स थे और 225 फीमेल स्टूडेंट्स थी। अब मैं यहाँ पे भी अलग नहीं कर रहा, टोटल तो सिंपल इसी की बात है ना, यहाँ मैंने अलग नहीं किया टीचर्स को, तो सिंपली लिख दिया कि 540 प्लस 45 प्लस 225, इसको ऐड कर लें, ये आ जाएगा 540। ऑटो को नीचे ले नज़र आया आपको, 540 प्लस करें इसमें 45 और इसमें प्लस करें 225, तो आपके पास 810 जो हैं ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, यानी मेल फीमेल टीचर सबको मिला के 810 जो है वो टोटल पॉपुलेशन आपके पास आ गई। अब जब सारी बातें आ चुकी हैं ये अपने पास नोट डाउन कर लें। एक तो ये आपको पता है कि 255 फीमेल्स हैं, ठीक है, और 810 जो है ये पॉपुलेशन है पूरे स्कूल की। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं इसको रेस कर लें, जितना भी आपने ये लिखा, और इसको रेस करने का मतलब ये है कि अब आपने परसेंटेज फाइंड करनी है जो आपसे पूछी गई थी। तो यहीं मैं लिख लेता हूँ परसेंटेज
रिक्वायर्ड, किस चीज़ की परसेंटेज चाहिए थी आपको? नंबर ऑफ फीमेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्कूल पॉपुलेशन। तो कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं? अभी आपने लिखा 255 डिवाइडेड बाय कितनी है पॉपुलेशन? 810 मल्टीप्लाई क्या करते हैं परसेंटेज के लिए? 100% से मल्टीप्लाई। तो सिंपली आप क्या करेंगे? 255 डिवाइडेड बाय 810 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये सारा आ जाएगी परसेंटेज के अंदर जो कि बनती है 31.48%। और ये आपका आंसर था। यहाँ हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार सारा कंक्लूड कर लें। यानी शुरू में आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में एक बात पूछी गई कि बताएं नंबर ऑफ टीचर्स अगर x हैं तो नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स का 5 टाइम्स है तो बताएं एंगल क्या होगा। वो आपने फाइंड किया। सेकंड पार्ट में फिर आपसे पूछा गया मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स की मतलब आपने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि वो हैं कितने, एज अ पर्सन वो कितने हैं, तो वो आपने डिग्री को चेंज किया। और थर्ड पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें आपने परसेंटेज फाइंड करनी है। ये जो बिल्कुल जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होंगे तो आपके लिए आगे सॉल्व करना ईजी है, अगर नहीं तो फिर आप ये कन्फ्यूज ही रहते हैं हमेशा कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए, आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, आपको परसेंटेज का पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं, फिर आप इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड के अंदर देखा हमने इसको। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स A, B एंड C इन द रेशो ऑफ 1:X:5। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली लाइन का मतलब ये समझ लें कि एक फैक्ट्री है वो 3 प्रोडक्ट्स बना रही है A, B एंड C। अब A, B एंड C जहाँ हम जनरल फॉर्म में लिखा है हमने, अपने माइंड में आप कोई भी 3 चीज़ें रख सकते हैं। आप किसी अगर ब्रांड पे जा रहे हैं वहाँ पे आप कपड़े भी देखते हैं, पैंट शर्ट्स, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, डिफरेंट काइंड ऑफ आप क्लॉथिंग देखते हैं, वो भी वहाँ पे हो सकती है। कोई और प्रोडक्ट भी आप कंपनी के अपने तौर पे ले सकते हैं कि एक फैक्ट्री है जो 3 तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है। अब यहाँ जनरल फॉर्म में उसने लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए अपने माइंड में आप कोई भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि 3 तरह की आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, A, B और C। लिख भी लें कि A, B और C 3 तरह की प्रोडक्ट्स हैं। ये किस रेशो में बनाई जा रही हैं? अब रेशो क्या होता है? रेशो बेसिकली कम होता है आपके पास कंपैरिजन। 2 तरह से तरह की चीज़ें होता है, आप उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक चीज़ की रेशो दूसरी रेशो कितनी ज़्यादा है या कम है। आप मार्क्स में भी रेशो कंपेयर करते हैं डिफरेंट तरह से, ये आप काफ़ी डिटेल के अंदर जो रेशो का कॉन्सेप्ट है पहले पढ़ चुके हैं। कहता है A:B:C यानी तीनों जो चीज़ें हैं इनकी रेशो क्या है? 1:X:5 कि इन तीनों की A की वैल्यू इसका मतलब है क्या हुआ 1, B की हमें पता नहीं है और C की वैल्यू क्या हुई 5। अब रेशो क्या बता रही है? पहली जो लाइन है इसी को अंडरस्टैंड कर लें, आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा यहीं पे कि 3 चीज़ें जो बन रही हैं। अब वो चीज़ ऑब्वियसली जब आप जाते भी हैं देखते होंगे कि एक किसी कॉर्नर में थोड़ी सी कम चीज़ पड़ी है, एक कोई चीज़ ज़्यादा है किसी शॉप पे, किसी ब्रांड पे या किसी कंपनी जो फैक्ट्री है, तो ये होता है कि उसकी सेल कितनी ज़्यादा है उस बेस पे वो बनाई जाती है। तो A जो क्वांटिटी है वो कम बनाई जा रही है, यानी 1 रेशो का मतलब ये नहीं है कि वो एक दफ़ा बनाई जा रही है, मतलब यह है कि उसकी तादाद कम है, ये वो कम मिकदार में बनाई जा रही है। C की रेशो 5 है, यानी C उसके मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा बनाई जा रही है। अगर मैं एक सिंपल बात करूँ तो अगर आप A जो है वो कोई परफ्यूम है और वो उसकी मतलब मिकदार 1 है 1, अगर सिंपली समझाने के तौर पे, तो C अगर कोई पैंट शर्ट है तो वो 5 टाइम्स यानी 5 पेयर ऑफ पैंट शर्ट बनाई जा रहे हैं। लेकिन यहाँ 1 का मतलब एक ही नहीं होता। लेट सपोज अगर 100 है A प्रोडक्ट जो है, अगर वो 100 की मतलब मैंने बनाया है तो C मुझे कितना पड़ेंगे 500, तो 5 टाइम्स यानी रेशो आपको 5 टाइम्स बताती है। अब यहाँ पे एक बात आपको नहीं पता कि B की रेशो कितनी है, यानी B को कितना बनाया जा रहा है, बी की रेशो या बी की मिकदार कितनी है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सिंपली जब सोल्यूशन में आना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। अब देखें 2 बातें, जो अगली बात है, व्हेन दिस इंफॉर्मेशन इज इलस्ट्रेटेड ऑन अ पाई चार्ट द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ सी प्रोड्यूस्ड इज 120 डिग्री। कहता है ये तो हमने रेशो की तो बात कर भी ली, समझ भी आ गई हमें। कहता है अगर इसी इन्फॉर्मेशन को, जो हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर इस इन्फॉर्मेशन को एक पाई चार्ट के ऊपर बनाया जाए तो वो जो सी जो प्रोडक्ट है उसका एंगल कितना होगा 120 डिग्री। यानी यहाँ पे अगर आप फोकस करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर था जब वो फीमेल स्टूडेंट टीचर्स की बात कर रहे थे हम, कि यहाँ भी आपके पास एक चीज़ ऐसी है जिसकी इन्फॉर्मेशन 2 तरह से गिवन है। यानी प्रोडक्ट सी जो है उसकी हमें रेशो भी पता है, उसका हमें एंगल भी पता है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? जैसे वहाँ हमने फाइंड किया था कि 1 डिग्री कितने नंबर ऑफ पर्सनस के इक्वल है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ हम ये फाइंड करेंगे कि 1 रेशो कितने नंबर ऑफ एंगल, यानी वो किस चीज़ को शो कर रही है। तो हम लिखेंगे गिवन दैट value of C in angle is equal to 120 degree and in ratio equal to 5। कि हमें पता है गिवन जो दिया गया है कि C की वैल्यू एंगल्स में 120 डिग्री है और रेशो में 5 है, तो 1 रेशो
इज इक्वल टू कितने के आ जाएगी, अगर आप इस एंगल को यानी 120 डिग्री को डिवाइड कर लें 5 के साथ, जैसे मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन के अंदर ये बताया था जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें ये बात की गई थी कि आप बेसिकली क्या रहे हैं कि 5 रेशो जो है ये बेसिकली इक्वल है 120 डिग्री एंगल के। अब ये 5 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 रेशो ना। तो बेसिकली इस मेथड से हम फाइंड करते हैं कि 5 रेशो का मतलब था 120 डिग्री एंगल, हमने फाइंड करने के लिए यहाँ लिख दिया 1 रेशो। तो इससे मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ कटिंग कर लेंगे, 5 1 जार 5 2 जार 10 कैरी आएगा, 5 4 जार 20 दैट मीन्स 24। तो एक रेशो कितने डिग्री के इक्वल है, 24 डिग्री एंगल के इक्वल। यानी अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर ए को प्लॉट करना चाहूँ अगर वो पाई चार्ट के ऊपर, तो ए का एंगल कितना बनेगा 24 डिग्री। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 24 डिग्री, ये हमारे पास, क्योंकि ए की रेशो कितनी थी 1, कितनी थी सी की रेशो 5, तो 5 की वैल्यू कितनी थी 120 डिग्री। यानी दो डिफरेंट वैल्यूज़, यहाँ पे आप जरा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे पहले कि दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, एंगल्स के अंदर वैल्यू होना अलग बात है, रेशो के अंदर वैल्यू होना अलग बात है। अब जब आपके पास ए का एंगल भी आ चुका, सी का एंगल भी है, तो पाई चार्ट के अंदर कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री। नाउ आप लिख लेंगे कि आपके पास जो ए का एंगल है यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 360 डिग्री। अब ए की वैल्यू है 24, आपको बी की वैल्यू नहीं पता बी का एंगल कितना है, और सी की जगह आप लिख लेंगे सी की वैल्यू जो कि है आपके पास 120 डिग्री। और ये सब किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 120 डिग्री है इक्वल टू 360। अब ये 120 और 24 ऐड कर लें, ये बन जाता है 144 डिग्री प्लस बी जो आपके पास प्रोडक्ट है ये एज इट इज़ रहेगा 360 डिग्री। अब बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ से इसको वहाँ ले जाएंगे, 144 मतलब यहाँ पे तो ऐड हो रहा था ना, वहाँ लेके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो बी इज़ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 144, तो b इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे आप इसको माइनस कर लें 360 में से माइनस 144, आपके पास आ जाएगा 216 डिग्री। तो क्या ये b की जो एंगल के अंदर वैल्यू है यही हमारा आंसर है? नहीं, क्यों आंसर नहीं है, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स की दो वैल्यूज़ हैं, एक एंगल के अंदर जिसको हम पाई चार्ट की फॉर्म में ले रहे हैं, ऑल दो पाई चार्ट बनाना नहीं है हमने, लेकिन उसने बताया था हमें कि अगर ये इन्फॉर्मेशन पाई चार्ट पे बनाई जाए तो ये एंगल्स होंगे। यानी अब आपके पास तीनों एंगल्स आ चुके, ए डिग्री का भी एंगल है 24 जिसकी रेशो में वैल्यू कितनी है 1, सी का एंगल कितना है 120 डिग्री जिसकी रेशो के अंदर वैल्यू कितनी है 5, और बी का एंगल कितना है 216 डिग्री। अब बी की हमें रेशो के अंदर वैल्यू चाहिए, अब हम क्या लिखेंगे, नाउ रेशो ऑफ बी जिसको आपके क्वेश्चन के अंदर x कहा गया है, ये कैसे आएगा, जो एंगल आया था आपके पास b का 216 डिग्री, इसको डिवाइड कर दें किससे, एक रेशो कितने डिग्री एंगल के इक्वल था 24, तो 216 बाई 24 डिग्री करेंगे, यहाँ पे 216 डिवाइडेड बाई 24, तो आपके पास आ जाएगा 9, और ये वो x की वैल्यू है जो आपको चाहिए थी, यानी x इज़ इक्वल टू 9, जो b की रेशो है ये 9 है। मतलब जो क्वेश्चन पूरा है दोबारा सुन लें उसको, कि हमारे पास तीन प्रोडक्ट थी ए बी और सी, ए की रेशो थी 1, सी की रेशो थी 5, अब हमने बी की भी फाइंड कर ली है, उसकी रेशो है 9। रेशो आपको कंपैरिजन बता रही है कि ए जो प्रोडक्ट है उसे हमने कम बनाया, बी तो बहुत ज़्यादा है उसके 9 टाइम्स बनाई वो चीज़, और सी जो है ये 5 टाइम्स बनी है ए के निस्बत कंपैरिजन करते हुए, ये तो रेशो की वैल्यू है। अब उसने कहा कि यही इन्फॉर्मेशन अगर आपको पाई चार्ट पे बनानी पड़े तो आपके पास एंगल जो सी का होगा 120। याद रखें अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कभी कोई आ जाए इसमें वैल्यूज़ चेंज की जाएँ या इन्फॉर्मेशन चेंज की जाए, तो जो दो जिन चीज़ की वैल्यू पता हो, यानी आपको जिस चीज़ की रेशो पता हो और जिस चीज़ का एंगल पता हो, उससे आप बेसिकली ये निकाल, जैसे आपने क्वेश्चन आंसर्स के अंदर किया था कि आपको टीचर्स पता थे 45 हैं और उनका एंगल पता था कि 20 डिग्री है, तो आपने क्या किया था कि आपने निकाल लिया था कि 1 डिग्री बेसिकली कितने नंबर ऑफ पर्सनस को शो कर रहा है। तो यहाँ भी हमने यही किया कि हमने चेक कर लिया कि 1 रेशो बेसिकली कितने डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद तो सारा सिंपल हमारा क्वेश्चन है कि आपके पास एक पाई चार्ट में 360 डिग्री एंगल होता है, वो हमने ऐड करके वहाँ से बी का एंगल निकाला और बाद में उसको डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें रेशो की फॉर्म में आंसर चाहिए था। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल इन अ टाउन इन ईच ईयर फ्रॉम 2000 टू 2012। कहता है लाइन ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करके दिया गया है, इसमें आपको टाउन पॉपुलेशन लिखा भी हुआ है, उसके ऊपर टाउन पॉपुलेशन है, और 2002 से 2012 तक आपको एक राइज एंड फॉल बताया गया किसी भी टाउन का। लाइन ग्राफ में देख लें, आपको बेसिकली क्लियरली बता दिया गया कि ये यहाँ पे ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पीपल इन थाउजेंड्स, यानी यहाँ पे ये जो 0, 5, 10, 15 ये थाउजेंड्स की फॉर्म है। और बीच में देखें लाइन है, यानी 0 से लेके यहाँ तक आपकी जो लाइन है
1 2 3 4 और देन 5, यानी 1000 2 3 4 5000 6 7 8 9, ये 10,000। तो ये जो गैप है ये बेसिकली 1000 का। पहले आपको लाइन ग्राफ की जो बेसिक्स हैं ये क्लियर हो जाएंगी, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो इसको पहले समझना ज़रूरी होता है। तो किस चीज़ की बात हो रही है? टाउन पॉपुलेशन की। ईयर कहाँ से कहाँ तक है? 2002 से 2012 तक। और ये जो नंबर ऑफ पीपल है ये किस में? थाउजेंड्स में। अब आ जाए आपका जो फर्स्ट पार्ट है कि बिटवीन विच 2 ईयर्स डिड द टाउन हैव द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, कि किस साल के अंदर, यानी कि इन 2 साल की अगर हम बात करें, किस ऐसा कहाँ पे देखा गया कि एकदम ग्रेटेस्ट इंक्रीज आया लोगों के उस टाउन के अंदर। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे इंक्रीज कहाँ से है? 2011 से 2012 कितना है इसमें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये देखें कि राइज एंड फॉल बताया ना, कि पहले 2002 से फॉल आया, फिर राइज हुआ, फिर एक स्टे रहा, फिर ऊपर एक राइज है, फिर राइज चलता रहा। लेकिन 2011 के बाद एक सडन इंक्रीज आया 2012 तक। तो दैट मीन जो आपका जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा सोल्यूशन, उसमें आप क्या लिखेंगे? सोल्यूशन क्या पूछा गया था आपसे कि बिटवीन विच 2 ईयर्स, तो आप लिखेंगे द टाउन हैड द ग्रेटेस्ट इंक्रीज कब से कब हुई? इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2012, कि 2011 से 12 के दरमियान ग्रेटेस्ट इंक्रीज आया लोगों की जो रिहाइश है वहाँ उस टाउन के अंदर। सो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया। ओके, सेकंड पार्ट देखें। यूजिंग डाटा फ्रॉम द लाइन ग्राफ कंस्ट्रक्ट अ टेबल शोइंग द नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन ओवर द 11 ईयर। कहता है जो आपने लाइन ग्राफ अभी आपने जो बेसिक उसकी समझ ली सारी, अब कहता है कि आपने वो जो अंडरस्टैंडिंग की उसकी बेस पे आप एक टेबल बना के दिखाएं कितना चेंज आ चुका है। पहले आपको एक्सरसाइज 9A के अंदर जैसे पहले वाले क्वेश्चन हैं वहाँ पे आपको टेबल यानी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा दिया जाता था और आपसे कहता था कि उसको डिस्प्ले करें, कभी पिक्टोग्राम में, कभी बार ग्राफ में। लेकिन यहाँ ये है कि आपको एक डिस्प्ले के अंदर से डाटा खुद कलेक्ट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो बड़ा सिंपल है, जस्ट आपने डाटा जो है वो सोल्यूशन के अंदर आके आपने क्या करना होगा? एक टेबल बनाना होगा। टेबल में दो बातें होती हैं। एक तो ये कि जिन दो चीज़ को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ईयर्स की बात हो रही है 2002 से 2012 तक, और यहाँ नंबर ऑफ पीपल्स हैं और किस में है? इन 1000। तो टेबल आपका बनेगा वो बनेगा यहाँ पे ऊपर आप लिख लें, यहाँ पे आ जाएगा ईयर्स, और यहाँ जो सेकंड जो नीचे वाला आपको कॉलम बनेगा ये बनेगा नंबर ऑफ पीपल, और ये किसके अंदर होंगे? इन 1000। ये आप ब्रैकेट में लाजमी लिखें। फिर आपको इन 1000 जब यहाँ लिख देंगे तो हर उस लाइन के आगे आपको 1000 की फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं टेबल यहाँ वो जस्ट एक लाइन लगा लेता हूँ। टेबल बना नहीं रहा मैं सिंपली, क्योंकि आपको पता है कि टेबल बनाना कैसे है, कैसे आपने वो लाइन्स ड्रॉ करनी है। 2002 जो पहला ईयर है, 2002 का जो साल है, इस साल में कितने नंबर ऑफ पीपल थे ये देख लें ज़रा। यहाँ से अगर मैच करें तो 5 6 7 8 8000। तो यहाँ इसका मैं कलर चेंज करके 8 लिख लेता हूँ। इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम पहले सारे ईयर्स लिख लेते हैं। 2002 के बाद 2003, देन एक लाइन लगा लें 2004, फिर लाइन लगा लें 2005, 2006, then 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और लास्ट में 2012। काफ़ी डिटेल टेबल है। अब यहाँ पे आपने मेरा जो कलर चेंज कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको नज़र आ जाए कि ईयर्स की बात अलग है और नंबर ऑफ पीपल 1000 में, यानी 8000 2002 में थे, 2003 में कितने हैं? यहाँ आपने सिर्फ लाइन ग्राफ को मैच करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। 6000। 2004 में कितने हैं? 9000। 2005 में कितने हैं? ऐसे देखते जाएँ 9 और 10 के मिड में, तो कितना आ जाएगा? 9.5। और शुरू में लिख चुके हैं आपके 1000 में, इसे बाबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 9.5। 2006 में कितने हैं? 10 11 12। 2007 में कितने हैं? 13 एंड 14, दो मतलब गैप है। 2008 में जस्ट 1 का गैप है, दैट मीन्स 15 कंप्लीट 15 पे लाइन मैच कर रही है। और 2009 इसमें 16, वहाँ से बस देखते जाएं और यहाँ लिखते जाएं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। 2010 18, 2011 19, 2012 बिल्कुल लास्ट में चले जाएं 25,000। तो वही जो फर्स्ट पार्ट हमने लिखा हुआ था, कितना बड़ा गैप आया देखें 2011 से 12 तक 6000 का, बाकी कहीं भी इतना बड़ा गैप नहीं है। तो जो जंप आया आपका, इंक्रीज हुआ एकदम नंबर ऑफ पीपल में उस टाउन के अंदर। सो ये किन 2 ईयर्स की बात थी? 2011 टू 2012। ये थे फर्स्ट 2 पार्ट। अब मैं इसको यहाँ से रेस कर लेता हूँ और यहीं पर मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट पेश कर दूंगा और फिर हम उनका आंसर देख लेते हैं।
ओके, थर्ड पार्ट देखें। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन फ्रॉम 2009 टू 2012। कहता है 2009 से 2012 तक कितने परसेंट इंक्रीज आया उस टाउन के अंदर, कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कितना मतलब जो हमने राइज देखा लाइन ग्राफ के अंदर उसकी परसेंटेज फाइंड करके बताएं। सोल्यूशन में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है। इससे पहले आपने जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने इसी एक्सरसाइज में 9B में डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जहाँ हमने परसेंटेज इंक्रीज को देखा। मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज दोनों बातें जब भी आप फाइंड करेंगे आपकी जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, चेंज इन वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये आपको हर क्वेश्चन के लिहाज से खुद अंडरस्टैंड करना है कि चेंज इन वैल्यू का मतलब क्या है और इंक्रीज की अगर बात की जाएगी तो कब से कब का इंक्रीज। देखिए अब यहाँ पे तो लाइन ग्राफ है 2002 से 2012 तक, यानी स्टार्ट 2002 से था, लेकिन अब जो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया वो स्पेसिफिकली कहाँ से कहाँ तक है, 2009 से 2012 तक। तो अब जो परसेंटेज इंक्रीज जो तरीका होगा वो ये कि हम चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू का मतलब ये हुआ कि 2012 में कितने लोग थे, अभी आपने फाइंड किया 25,000, ये लिख लें अपने पास, इसमें से माइनस करें 2009 में कितने लोग थे, 2009 में आपके पास थे 16,000, ये 15 से 16,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है, ये मैंने बताया था जो प्रीवियस वीडियो के अंदर भी थी जब हम बात कर रहे थे चेंज इन वैल्यू, जब वो बेबी के बर्थ मंथ की बात थी कि जिस चीज़ से हम इंक्रीज फाइंड करने जा रहे हैं, जिस ईयर से या जिस स्पेसिफिक पॉइंट से, वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो कब से देख रहे हैं हम, 2009 से, तो दैट मीन 16,000 हमारी ओरिजिनल वैल्यू है और परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई 100 कर लिया करते हैं। अब अगला स्टेप बहुत ज़्यादा ईजी है। 25,000 में से 16,000 माइनस किया तो कितना आता है, 9,000 डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। मैंने वहाँ बताया था आपको, अगर ये 2009 के बजाय 2004 की का बात करते तो फिर हम ये वाला जो इसका स्पेसिफिक पॉइंट है ये वहाँ पे डिवाइड करते। तो जिस जगह से इंक्रीज देख रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, सिंपली कैलकुलेटर यूज़ कर लें। अब आपने क्या करना है, 9,000 डिवाइडेड बाय 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 56.25 आंसर क्या आएगा, 56.25% इंक्रीज आया आपका इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। यानी 2009 से 2012 की अगर हम बात करें तो कितना इंक्रीज आया, 56.25, यानी 2002 से 2009 कितने ज़्यादा ईयर्स बनते हैं, लेकिन वहाँ इतना इंक्रीज नहीं है, लेकिन यहाँ इसके बाद सडन इंक्रीज देखा हमने। 56.25% इंक्रीज आया, जो वो टाउन है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। अब इसको यहाँ से रेज कर लें और यहीं पे जो लास्ट पार्ट है आपसे फोर्थ पार्ट, वो बेसिक इंटरप्रिटेशन है कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया। सजेस्ट अ रीज़न फॉर द सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन 2012। अब यहाँ तो ये जनरल है, इस पर आप कोई भी अपना, हर बंदे का अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो कुछ भी आंसर लिख सकता है। इंक्रीज तो पॉपुलेशन में किसी वजह से भी हो सकता है। जो बेसिक है टाउन का, क्योंकि आप टाउन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एक बहुत अच्छी सजेशन, जो एक अच्छी रीज़न वो लिखी जा सकती है कि बेसिकली लोग ट्रैवल करते हैं, जो जो टाइम इन देखें अब 2012 की बात हो रही है, अब उसके बाद से कितने लोगों ने जो ट्रैवल किया फ्रॉम बैकवर्ड एरिया, रूरल एरिया से टाउन की तरफ, शहरों की तरफ लोग गाँव से ट्रैवल करते जा रहे हैं स्टडी की वजह से, डिफरेंट उनको जो है वो जॉब के मौके मिलते हैं टाउन में आके। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रीज़न यहाँ लिखा जा सकता है वो ये कि देर आर मोर न्यू इमिग्रेंट्स इन द टाउन। मतलब बेसिक ये है कि लोग ट्रैवल करके टाउन में आना चाहते हैं। ये एक सडन इंक्रीज इसीलिए देखने में आ रहा है, राइज और फॉल। तो ये हमने देखा ओवरऑल ऑब्जर्व भी किया कि जब भी आपके पास टाउन की जो इतनी आबादी ज़्यादा हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसकी जो रीज़न बनेगी वो हम लिखेंगे, देयर आर मोर न्यू इमिग्रेंट्स इन द टाउन। कि 2011 से 2012 में जो हमने या जो सडन इंक्रीज़ जो देखा भी, और वैसे भी ओवरऑल जो हमने एक राइज देखा, वो इसलिए कि इमिग्रेंट ज़्यादा जो हैं ये टाउन के अंदर आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। बहुत डिटेल में हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया, क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा मैंने उनकी सेंस बनाने की कोशिश की है, बिकॉज आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाजमी नहीं है यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही कोई लाइन ग्राफ हो सकता है, सिर्फ उसकी वर्डिंग चेंज कर दी जाए, पैटर्न चेंज कर दिया जाए, तो आप इस काबिल हों कि जब आपके सामने वो एक अनसीन क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। जितना भी कॉन्सेप्ट था डिटेल में बताया एक्सरसाइज के स्टार्ट से लेके एंड तक। स्टिल कोई ऐसी बात जो आपको समझना है, कोई बात आपने पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।